आज से 2 दिन पहले मेरे पास संजय जी का मेल आता है और मेल के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सर डीआईआई कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, क्या आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कि सर जब बड़े इन्वेस्टर खरीद लेते हैं ना, स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, तब हमें पता चलता है, तब कोई फायदा नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन कि सर लॉस को कम कैसे किया जाए। अब देखो ये इंडस्ट्री के अंदर ना कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैंने नहीं बनाई, जो बनाई है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, जैसे कि मार्क माइनरविनी हो गए, पीटर लिंच हो गए और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स शेयर करे हैं हमारे साथ जो कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ये स्टॉक देखोगे तो देखो इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी, जब से इसका आईपीओ आया ना अच्छी खासी रैली दी, और रिसेंटली जब ये स्टॉक क्रैश होना शुरू हो गया तो इस समय पे ये अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। किसी इंसान ने 2022 में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, उसने ये पूरी रैली देखी होती, लेकिन उसके बावजूद आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर बैठा होता। अब इस सिचुएशन को टैकल करना ना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक गिर रहा होता है हमें लगता है यार रिकवर कर जाएगा, और कई बार जब स्टॉक भागने लगता है तो हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे टैकल करेंगे ये भी बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि डीआईआई की खरीदने से बेसिकली होता क्या है। देखो जब हम बात करते हैं एफआईआई या फिर डीआईएस की, तो अब एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर बैठे हैं। यूएस में बैठा है, जापान में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई जो कि दूसरे देश में बैठ करके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बल्क पैसा होता है इनके पास, इसलिए इनको एफआईआई कहा जाता है। अब ये जो दोनों के दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं इन्हें कहते हैं स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी कहने के पीछे रीजन है, जब हम बात करते हैं कि ये स्टॉक एफआईआई ने खरीदा या ये स्टॉक डीआईआई ने खरीदा। अब इस सिचुएशन के अंदर हम स्टॉक को जिसके अंदर एफआईआई या फिर डीआईआई खरीद रहे हैं इसको अच्छी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? स्मार्ट मनी नाम से आपको पता चलेगा कि भाई इनके पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार एनालिसिस करते होंगे अलग अलग पैरामीटर के ऊपर, और ऐसी ऐसी चीजें भी एक्सेस करते होंगे जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो कि आपके और मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब इसी की उल्टी पिक्चर भी है कि एफआईआई या डीआईआई इन्वेस्ट कर रहे तो जरूरी नहीं है वो कंपनी ब्लू चिप हो, क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कैसे पता लगाएं कि कोई कैटलिस्ट किसी कंपनी के अंदर घुस रहा है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। जो कैटलिस्ट होते हैं ना, अगर वो एकदम से पोजीशन बड़ी बड़ी बना लेंगे, अब इससे क्या होगा, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो बढ़ने लगेगा, और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो महंगे प्राइस पे तो नहीं खरीदना चाहता। तो इसलिए कहते हैं आपको समझना पड़ेगा एग्रीगेशन जोन। इस कंपनी की बात करते हैं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहां पर देखो पूरा का पूरा आपको फ्लैट लाइन दिख रही है, मतलब जो वॉल्यूम्स है इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, फ्लैट लाइन दिख रही है। यहां पर देखो स्टॉक प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगर आप इसके बाद ये वाली जो लाइंस हैं इसके ऊपर नजर डालोगे तो क्या हुआ है, यहां पे सेलिंग प्रेशर बना, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बना, इसको नीचे लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहां पे एग्रीगेशन जोन चल रहा है धीरे धीरे करके, मतलब बड़ी बड़ी धीरे धीरे ना आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेंगी, फिर छोटी छोटी दिखेंगी, फिर एकदम से बड़ी बड़ी दिखेंगी। इस वाले जोन पे जो एफआईआई है या जो बड़ा इन्वेस्टर है, हम मान सकते हैं कि वो एग्रीगेट कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर पोजीशन बिल्ड करता है तो कैसे करता है। वॉल्यूम्स बहुत कुछ आपको दिखा देती हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि लॉस को कैसे कम किया जाए। जब स्टॉक भाग रहा होता है तो हम जल्दी बेच देते हैं, लेकिन जब गिर रहा होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहां तक जाएगा। इसका आंसर मैं आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि डीआईआई या एफआईआई किसी स्टॉक में बाय कर रहे हैं वो पता कैसे करें। अब हर हफ्ते आकर के ना मैं ये क्वेरी को रन करता हूं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल पे डीआईआई की होल्डिंग कौन कौन से स्टॉक में बढ़ी है और उसका पीईजी रेशियो 2 से कम होना चाहिए। इसके बाद मुझे स्टॉक्स मिल जाते हैं जहां पर डीआईआई ने बाय करा है। इसी तरीके से डीआईआई को हटा करके अगर आप एफआईआई लगा दोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल पे एफआईआई ने कौन कौन से स्टॉक्स को बाय करें उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर कौन सी 5 ऐसी कंपनी थी जिसके अंदर डीआईआई ने इन्वेस्ट किया और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अब मैं आपको उन कंपनीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले कंपनी हमारी डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया। जो डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर मेनली काम करती है। सीसीटीवी बनाती है, सर्किट बनाती है, टेलीविजन के कैमरास बनाती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर काम करती है। रिसेंटली इसका कोलैब हुआ वीवो के साथ, और जो मैनेजमेंट है उसका कहना यह है कि वीवो की जो अर्निंग्स है वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब इस कंपनी का पी देखो लास्ट 5 सालों का, लास्ट 5 सालों के अंदर जो लोएस्ट पी रहा था इसका वो रहा था 69.8 का, जो कि फैब 2023 के अंदर आया था। उसके बाद पहली बारी जो कंपनी है ये 45 के पी के आसपास आई है। अगर मैं लास्ट 10 साल की भी बात कर लूं तो लास्ट 10 साल में मतलब 2019 के अंदर इसका पी 37 तक गया था। उसके बाद कभी भी ये 37 के पी पे नहीं आया। मतलब क्या है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकली ये इस समय पे सस्ते पी पे मिल रही है। अब 117 का जो पी है वो आपको काफी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, राइट, लेकिन पी को नहीं देखना होता। पी एक्चुअली सही पिक्चर नहीं दिखाता। अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीई सही पिक्चर क्यों नहीं दिखाता। लास्ट 5 से 10 सालों के अंदर 2015 से डेटा है हमारा, ईपीएस 2015 में 7 का हुआ करता था, आज की डेट में 300 के ऊपर जा चुका है। आप समझ लो ईपीएस ग्रो करा है तो पी शायद ज्यादा दिख सकता है, लेकिन पीईजी प्राइस अर्निंग प्लस ईपीएस आपको कम दिखेगा।
टॉप लाइन देखोगे कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, बॉटम लाइन देखोगे कंसिस्टेंट आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस समय पे थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या दिक्कत है इस कंपनी के? प्रॉब्लम ये है, अब जो मेमोरी कॉस्ट है वो रीसेंट क्वार्टर में तो हिट करेगा। मैनेजमेंट ये कह रहा है आने वाले टाइम पे जो मेमोरी कॉस्ट बड़ी है वो क्या होगा, वो कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाएगा, लेकिन आज की डेट में तो इंपैक्ट हो ही रहा है, राइट। अब इसका चार्ट हमें क्या बताता है कि भाई रिसेंटली 47% के आसपास का करेक्शन था। पास्ट में कितनी बार गिरी है? 2021 के अंदर करीब 45% गिर गई थी। उससे पहले अगर आप देखोगे 2021 के अंदर तो यहां पर ये कंपनी करीब 47% गिर गई थी। इससे पहले अगर आप देखोगे यहां पर भी जो कंपनी है करीब 59% गिर गई थी। अगर आप दोबारा देखोगे रिसेंट में तो यहां पर भी ये जो कंपनी है करीब 34% गिर गई थी। अभी भी देखोगे तो करीब 47% गिर गई थी। कंपनी का पैटर्न है ये चीजें होती रहती है। जो भी हाई ग्रोथ वाली कंपनी होती है 30-40% का करेक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकता है। अगली कंपनी है हमारी अदानी पोर्ट, और ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है दुनिया के अंदर। अगर आप यहां पे टॉप लाइन की बात करोगे तो वो कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, वहीं पे अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं तो वहां पर भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। आपको पता होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी, बीच में यूएस के अंदर केस भी चल गया था, सारी चीजें खुद ही खत्म होते हुए दिख गई। क्यों खत्म होते हुए दिख गई? आपको इसका आइडिया है, राइट। अगर हम अदानी पोर्ट के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको रिसेंटली करीब 13% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब भी कंपनी अच्छे करेक्शन फेज के अंदर दिखे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो करीब 1600-1700 के आसपास इसका सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। मेजर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा था लास्ट 2-3 साल से, तो अब वापस से जब नीचे आया तो एज अ रेजिस्टेंट ये काम करने वाला है। अगली कंपनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कंपनी क्या करती है? ये बैंकिंग सेगमेंट में मेनली काम करती है, ट्रेजरी के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, होलसेल बैंकिंग के अंदर, रिटेल बैंकिंग के अंदर और भी काफी अलग अलग बैंकिंग ऑपरेशंस को ये मैनेज करती है। कंपनी का जो मार्केट साइज है वो 61,000 करोड़ के आसपास का, स्टॉक का पी 8.18 के आसपास का। आपको सस्ता लग रहा होगा, नहीं, क्योंकि बैंक्स में पी नहीं देखते, बैंक्स में देखते हैं प्राइस टू बुक। जो प्राइस टू बुक है वो 1.73 के आसपास का है और रिटर्न ऑन एसेट 1.76। अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक है और रिटर्न ऑन एसेट है ये 1 के ऊपर होने चाहिए, मतलब रीजनेबली वैल्यूड ये कंपनी इस समय पे हो चुकी है। एसेट क्वालिटी अच्छी है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट 1 से कम हो तो दिक्कत है, 1 से ऊपर तो अच्छा है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो देखो इसका जो प्राइस एप्रिसिएशन है लास्ट 1 साल के अंदर अगर हम दिखाएं तो एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो पी है क्या उसके अंदर एक बड़ा अप ट्रेंड है? नहीं, उसके अंदर आपको अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब पी रिकवर नहीं करा, प्राइस रिकवर करा बिकॉज ऑफ ईपीएस। ईपीएस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो आप देखोगे लगातार ग्रो हो रही है। वहीं पे जो बॉटम लाइन है ये भी लगातार आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पर देखोगे तो जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कम हुए, ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है। वहीं पे जो नेट एनपीए है वो आपको स्टैग्नेंट देखने को मिलता है 0.13, जो कि हेल्दी साइन के अंदर आता है। एनपीए मतलब होता है कि भाई आपने कितने लोगों को लोन दिया, उसके बदले कितने लोगों ने आपको आपका पैसा वापस दिया। और यहाँ पे आपको एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो एफआईआई है वो भी पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो डीआईएस हैं वो भी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर इस जो पोजीशन है वो बिल्ड हो रही है। अभी तक जो मैंने आपको ज्ञान दिया है ना वो आप देखो यहाँ पर भी होता हुआ दिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कुछ ऐसी कंपनी जहाँ पे ये चीज हो सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हो चुकी है ये ऑलरेडी, ठीक है। एग्जांपल है, यहाँ पे देखो 2022 के अंदर ये जो वॉल्यूम्स हैं एकदम से बड़ी, यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग फेज आई, कंपनी को ऊपर ले जाया गया। और पुराना डेटा दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पर देखो एक अप मूव यहाँ पे देखने को मिलता था। इससे पहले वॉल्यूम्स एकदम ही नहीं थी। तो आपको कई बार लगता है ना यार वॉल्यूम्स आ गई हैं, जो स्टॉक है वो ऑलरेडी काफी अब चढ़ चुका है, अब कितना चढ़ेगा? भाई देखो ऊपर ले जाया गया फिर नीचे ले जा करके तोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते तो आप फंस जाते हैं यहाँ पे। आज आपको लग रहा होता सही है, लेकिन इस वाले जोन में तो आप सोचते ना कुछ नहीं बना। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं कि भाई आप 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, प्राइस ऊपर भी गया नीचे भी आ गया, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसका आंसर मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे जो इंसान ये सोच रहा है कि भाई इसका जो ग्रोथ है वो होनी थी वो हो गई, वो यहाँ पर भी इसे नहीं ले पाएगा। कोई सोचेगा भाई यहाँ पे जो होना था हो गई, वो यहाँ पर भी नहीं लेगा। जो एक्सपेंसिव चीज है वो 5 साल पहले भी एक्सपेंसिव लग रही है, आज भी एक्सपेंसिव, और जब भी ऊपर चली जाएगी तब भी आपको एक्सपेंसिव लगती रहेगी, क्योंकि जो कंपनीज होती है ना वो मोमेंटम के अंदर होती है। तो भाई मोमेंटम कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता होता। तो इसी वजह से कई बार आप ये सोचोगे यार वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन रियलिटी क्या है, ईपीएस बढ़ रहा है तो पी आपके नंबर ज्यादा होंगे, लेकिन वैल्यूएशन ऑन ग्राउंड ईपीएस के बेसिस के ऊपर कम होता हुआ दिखेगा। अगली जो कंपनी है उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर होम लोन प्रोवाइड करती है। जैसे गांव देश के अंदर घर बनाना है तो टिकट साइज क्या है, 12 लाख की। भाई 12 लाख में घर बन जाएगा, हमारा चुनाई हो जाएगी। तो 12 लाख का लोन चाहिए, बैंक तो है नहीं, बैंक लोन देंगे भी नहीं, उस केस में कौन देगा? होम फर्स्ट फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी कंपनी है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, मेनली टिकट साइज 12 लाख के आसपास का है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि होम फर्स्ट फाइनेंस है, इसको पैसा देने के लिए पैसा चाहिए भी। अब बैंक तो है नहीं किसके पास पैसा डिपॉजिट किया जा सके, तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक से बोलते हैं हमें लोन दे दो। बैंक इन्हें लोन दे देता है 6% पे। अगर रेपो रेट 5.5 या
8% का चल रहा होता है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये सामने वाले को लैंड कर देते हैं 10% पे, तो बीच का जो मार्जिन है वो इनका प्रॉफिट है। अगर हम बात करें इनके रिटर्न ऑन एसेट की, तो भाई बहुत अच्छा है, 3.95 का। प्राइस टू बुक 2.82 का है, जो कि अच्छा है अगर हम रिटर्न ऑन एसेट से कंपेयर करेंगे तो 3 साल की मीडियन पी थी 27 की, आज की डेट में क्या है 21 की। आज भी लोगों को महंगी लग रही होगी, क्यों लग रही है? क्योंकि चल नहीं रही ना चीज। अब चलने लगेगा तो लोगों को यही कंपनी अच्छी लगेगी, लेकिन जब नहीं चल रही है तो इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। अगर आप टॉप लाइन की बात करोगे तो टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है, जो बॉटम लाइन है वो भी आपको कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिख रही है। अब थोड़ा एफआईआई की भी बात कर लेते हैं, तो एफआईआई ने थोड़ी सी पोजीशन कट करी है इस क्वार्टर में। बाय किसने करा है? डीआईएस ने, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाय करा है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर ये कंपनी गई है। अगली कंपनी है हमारी बीएससी, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज होते हुए दिख रही है। मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ के आसपास है। लार्ज कैप की कंपनी, स्टॉक का पी 49.6 के आसपास है। अगर आप देखो पी कितना है इसका, एवरेज पी 59 के आसपास है, करंट पी कितना है 49 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से 5 साल में भी कम है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में 61.2 का एवरेज पी है और आज की डेट में 49 के आसपास चल रहा है। क्यों कम है? क्योंकि ईपीएस ग्रोथ इसके अंदर आ रही है। प्रॉब्लम क्या आती है? हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, मतलब एफएनओ पे चार्ज बढ़ा दिए, या अभी जो बात चल रही थी कि भाई 3:15 के आसपास ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाएगा, पोस्ट मार्केट क्लोजर प्राइस हम डिसाइड करेंगे अगले 20 से 40 मिनट के आसपास। इस वजह से क्या हुआ? बीएससी के अंदर करेक्शन आ गया। तो जब भी ऐसे कोई रूल आते हैं ना, तो बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली देखते हैं कैसे काम करती है ये वाली कंपनी, ठीक है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेगा कि जब भी ये कंपनी ऊपर होती है उसके बाद 24% गिर गई यहाँ पे फिर चढ़ी, फिर करीब 33% गिर गई, फिर इसने एक रिकवरी दिखाई, फिर ये जो कंपनी थी 38% गिर गई, फिर ये कंपनी चढ़ी, फिर ये ऑल टाइम हाई से करीब 33% गिर गई। फिर अगर आप देखोगे तो अभी भी ये कंपनी 26% के आसपास गिर गई। तो बीच बीच में करेक्शन आता रहता है, और यही अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन कंपनीज के अंदर, जब ये करेक्शन फॉर्म में होती हैं। आज की डेट के अंदर लोग बोलेंगे यार ये तो गिर गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन भाई करेक्शन चल रहा है। हिस्टोरिकली आपको दिखा दिया मल्टीपल टाइम्स जहां पे एफआई पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं और कंपनी यहाँ पे करेक्शन फॉर्म के अंदर है। वॉल्यूम्स की बात करोगे, वॉल्यूम्स देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स आ रही है, नहीं इतनी वॉल्यूम्स नहीं आ रही। यहाँ पे ऑल ऑफ द सडन जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ गई, फिर वॉल्यूम सस्टेन होना शुरू हो जाती है। तो वॉल्यूम आपको बहुत कुछ बताता है अगर आप वॉल्यूम देखना सीख जाते हो तो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई हम सिर्फ स्टॉक के नाम जानने नहीं आते, हम सीखने आते हैं और हमने कुछ नया सीखा। कमेंट करके जरूर बताना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसके अंदर अगर हमें पोजीशन बिल्ड करनी होती है या कट करनी होती है, लॉस कैसे कम करने होते हैं, अब इस पे बात करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक इसलिए नहीं खरीद पाते, वो सोचते हैं यार ये इतना बढ़ गया है, गिर जाएगा एकदम से, कब खरीदूंगा, जब गिर जाता तो खरीद नहीं पाते, डर जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि मार्क माइनरविनी, जो कि लेजेंडरी इन्वेस्टर रहे हैं यूएस के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ये फॉलो करता हूं, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब 70% के आसपास के रिजल्ट। मतलब अगर मैंने 10 ट्रेड ली है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो 7 ठीक रहती है, 3 में लॉस होता है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसका। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स पे जाकर के ना 20, 50, 100, 200 ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। डीएमए नहीं, ईएमए, क्योंकि डायनेमिक, मतलब मार्केट के हिसाब से चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी। ये रियल टाइम डेटा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जब आप रियल में से यूज करोगे। मैं तो बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूं, बट रियल में भी ऐसे ही काम करता है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर मुझे अभी तक लगता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज भी करता हूं। देखो, जब भी कोई स्टॉक, ठीक है, जब भी कोई कंपनी 20 ईएमए, ठीक है, 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड करती रहती है ना, वो कंपनी मोमेंटम में रहती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है 20 ईएमए है। देखो कंपनी जब तक इसके ऊपर है तब तक हाईली मोमेंटम के अंदर है। इसके नीचे कौन सी है? हमारी 50 ईएमए। ये वाली जो है ये हमारी है 100 ईएमए और ये वाली है 200 ईएमए। जितना गैप स्टॉक प्राइस और 200 ईएमए के बीच में है, मोमेंटम हाई है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बेचना होता, ठीक है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि भाई मोमेंटम के अंदर स्टॉक आ जाता है, ये थोड़ा सा झटका दिख गया तो मैं बेच देता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लॉस कर लोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है यहीं पे कि भाई भाग तो गया लेकिन क्रैश आता है, मैंने जो भी रिटर्न्स बनाए सब लॉस हो जाएंगे। यहाँ पर गेम असली बन जाता है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं इसको टैकल कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला 200 और 50 ईएमए का, ये मेरा पहला रेड साइन है, ठीक है। और दूसरा रेड साइन जहां पर मैं किसी भी कंडीशन के अंदर अपना स्टॉक बेच देता हूं रिस्क कम करने के लिए, वो होता है मेरा 200 ईएमए। अगर 200 ईएमए के ऊपर मैं स्टॉक को बेच देता तो मेरा क्या होता, मैं करीब करीब मोटा मोटा 28% के लॉस में बेचता। 28% का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि रैली बहुत बड़ी थी, जितनी बड़ी रैली उतना आपको अगर एग्जिट सही करना है तो 20-30% का करेक्शन चलेगा। अगर आप और इसको कम करना चाहते हो तो जैसे ही आपको ये क्रॉसओवर देखने को मिल जाए ना, जैसे ही क्रॉसओवर देखने को मिल जाए आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एग्जिट एंट्री थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है, इसलिए मैं ये काम नहीं करता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद वापस से क्रॉसओवर आया ऊपर की साइड। आप बोलोगे यार अब तो रैली आनी चाहिए थी, बिल्कुल रैली आनी चाहिए थी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, जैसे हमने बात करी थी। लेकिन उसके बाद क्या है, वापस से क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे। तो ये काफी वॉलेटाइल सेगमेंट है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, मतलब एक बार बाय करते हैं बट एग्जिट कर चुके होते हैं यहाँ पर दोबारा से हम, ठीक है। अब देखो
देखो क्या हुआ, जब 200 डीएमए तोड़ दिया इसने, ईएमए तोड़ा, उसके बाद क्या है, एक ह्यूज डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। क्यों चला गया? और क्योंकि अब देखो जैसे अप ट्रेंड के अंदर बहुत बड़ा गैप था, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एकदम से गिरना शुरू हुआ। अगर आप यहां पे एग्जिट नहीं करते तो ऑल टाइम हाई से मान लेता हूं जो आपका टोटल लॉस दिखता 48% के आसपास दिखता, लेकिन अगर आप यहां पर एग्जिट कर लेते तो 48% की जगह जो लॉस होता वो 38% पे सिमट जाता। मतलब मैक्स टू मैक्स आपका जो डाउन साइकिल दिखता वो करीब करीब 15% के आसपास दिखता। एवरेज 10, 15, 20% का लॉस कभी भी पॉसिबल है, ये तो हो सकता है, लेकिन जैसे 50% के लॉस हो जाते हैं ना, लोगों को समझ नहीं आता, उसमें लोग इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझते। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ केपीआईटी का। मेरे पास ये स्टॉक था, जब ये गिरना शुरू हुआ, मैंने अपने लॉस को कैसे काटा। काफी पुराना स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, मैं इसे होल्ड करता हुआ आता हूँ जब तक ये इस 200 ईएमए को नहीं ब्रेक करता। देखो जब तक इसने ब्रेक नहीं करा, ये अच्छा खासा रैली में चलता रहा, लेकिन जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक प्लस वॉल्यूम, देखो कितना बड़ा रेड साइन आया, मैं यहां से एग्जिट कर गया। मैंने बोला भाई अब कुछ गड़बड़ है। चार्ट आपको बता देता, न्यूज इसके बाद आती है, चार्ट आपको बता देता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को पता होता है। इसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आई हैं, ठीक है। इसके अंदर वापस से पोजीशन बिल्ड करने का टाइम तब तक नहीं आएगा जब तक एक क्रॉस ओवर ना दिखे। मतलब ये जो 200 डीएमए ये ऐसा आए, ये वाली लाइन ऐसी आए, फिर 50 डीएमए ऐसी आए, और जो 20 डीएमए वो ऐसे तोड़े, फिर ये सारी की सारी लाइनें एक एक करके फॉलो करें और स्टॉक प्राइस ऐसे ट्रेड करना शुरू कर जाए। तो इस तरीके से हमें रिवर्सल का पता चलता है, एंट्री सेफ हो जाती है। मतलब 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी यहां पर बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने रिसेंट पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी डिक्सन के अंदर, क्यों करनी शुरू करी, सेम चीज यहां पे हुई। मैंने यहां पर नहीं खरीदा जब तक ये नीचे चला गया, ठीक है। अब यहां पे देखो एक ब्रेकआउट मिल गया, अब 200 ऊपर आ गया, 50 उसके नीचे, आइडली इसको भी इसके ऊपर आना चाहिए, थोड़ी देर और चलेगा तो, और 200 डीएमए यहां पे। तो मतलब क्या, एक अप ट्रेंड है। जैसे ये 200 डीएमए को तोड़ देगा, मतलब वापस ये पर्पल लाइन को तोड़ के नीचे चला जाएगा, मैं सेल कर दूंगा। तो वर्स्ट सिचुएशन में क्या है, वर्स्ट सिचुएशन में मेरा जो लॉस है वो 13% पर कैप हो गया। लेकिन जो अप ट्रेंड अगर मुझे मिल गया, गलती से अप ट्रेंड मिल गया, तो कहां तक जाएगा, नो वन नोस, राइट। तो अगर आपको लॉस हो जाता है ना, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। मुझे पर्सनल लाइफ में मिला है, डिसीजन आसान हो जाता है मेरा। देखो लॉस 10, 20, 15% का होना तय है, इसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन 40% के लॉस से आप खुद को बचा पाओगे अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि भाई 200 डीएमए टूटा मतलब टूट गया, अब नहीं रखना उस स्टॉक को, वापस एंट्री करेंगे कर लेंगे। तो याद रखना कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बचा रहेगा तो आगे चल करके आप वापस से इन्वेस्ट कर पाओगे। 70% का किसी का लॉस हो जाए, उसका कैपिटल ही खत्म हो गया, क्योंकि अब रिकवर करना पड़ेगा 70% के क्रैश के बाद, तो 150% करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल कम है, 10% का लॉस हुआ, तो रिकवर आपको 12% करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही वीडियो ये भी बनाई थी, यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्क माइनर विनी की पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, क्लिक करके देख लेना अगर जानना चाहते हो तो।